भारत एक नई जनगणना की चपेट में है। राष्ट्रीय जनगणना नहीं, वो तो अभी तक आयोजित भी नहीं की गई है। ये बिहार राज्य की जातीय जनगणना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लग रहा है। जनसंख्या डेटा 17 पॉइंट्स के आधार पर एकत्र किया गया था। उनमें से एक था कास्ट, और इसका रिजल्ट है दो ग्रुप राज्य की आबादी का 63% बनाते हैं, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब आप गिनती के लिए जनगणना नहीं करते हैं, आप नीति बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ नीति बनाने का लक्ष्य क्या है? अधिक आरक्षण और अधिक कल्याणकारी योजनाएं। ये एक राजनीतिक जादुई छड़ी बन गई है। विपक्षी दल भारत में राष्ट्रीय व्यापी जाति जनगणना चाहता है और सत्ता पक्ष कहता है नॉट इंटरेस्टेड। हम फिलहाल राजनीति को दूर रखेंगे, इसकी बजाय आइए जातीय जनगणना और आरक्षण पर नजर डालें। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में ये आखिरी बार कब किया गया था और क्या अतीत में इससे सटीक जानकारी प्राप्त हुई? नमस्कार, मैं हूं अमित राज। सबसे पहली बात, जाति क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह सामाजिक वर्गीकरण की एक प्रणाली है। लोगों को उनके जन्म के आधार पर रैंक दिया जाता है। हिंदू ग्रंथ 4 प्रमुख जाति समूहों के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिसमें आते हैं आपके पुजारी और शिक्षक, और फिर आते हैं क्षत्रिय, योद्धा, और फिर वैश्य, व्यापारी, और अंत में क्षुद्र और छोटे कर्मचारी। इन चारों से परे एक और समूह है दलित या अछूत यानी अनटचेबल। इस समूह को जाति व्यवस्था से बाहर माना जाता है। वे सफाई कर्मचारी और दाह संस्कार करता थे। भारत में जाति सदैव जीवन की एक वास्तविकता थी, कई स्थानों पर अब भी है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे औपचारिक बना दिया, और उनका कारण सरल था, आप उस पर शासन नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। इसलिए जाति के आधार पर विभाजन को समझना आसान था, या ऐसा कहें उन्होंने ऐसा सोचा था। अंग्रेज भारत के हिंदुओं को बड़े करीने से 4 श्रेणियों में बांटना चाहते थे। वे आश्चर्य में थे कि 1834 में बनारस में ब्राह्मणों की 107 जातियां थीं। इसलिए 4 श्रेणियों में बांटने वाली प्रणाली आदर्श नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी ऐसा किया, जबकि वो ये सब जानते थे। मद्रास जनगणना आयोजित करने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी ने यह लिखा है कि क्या कोई ऐसा काल था जब हिंदू 4 वर्गों में बने थे? यह अत्यधिक संदिग्ध है। इसके बावजूद वे आगे बढ़े। 1880 के दशक से आधिकारिक जनगणना शुरू हुई। उस समय जाति संबंधी डेटा भी एकत्र किया गया था, और यह काम 1941 तक चलता रहा। यह आखिरी जनगणना थी जहां भारत में जाति डेटा एकत्र किया गया था। लेकिन 1941 में यह डेटा प्रकाशित नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इसे एक विशाल और महंगी तालिका कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब कोई जाति डेटा नहीं है। जिसका मतलब है कि हमारा अंतिम जाति अनुमान 1931 से है, लगभग 93 साल पहले से। क्या इस दौरान आरक्षण मौजूद था? कुछ स्थानों पर हाँ, ऐसा हुआ। मैसूर रियासत ऐसा करने वाली पहली रियासतों में से एक थी। 1921 में उन्होंने पिछड़े समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की थी, जो मूल रूप से सरकारी नौकरियां और शिक्षा में कोटा था। जल्द ही मद्रास और बॉम्बे ने भी उनका अनुसरण किया। 1930 के दशक में इसका विस्तार सरकार तक हो गया, हाँ, कुछ नाटक वगैरह होने के बाद। 1932 में अंग्रेजों ने पिछड़े समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा। अब यह आरक्षित सीटों से अलग है। आरक्षित सीटों पर हर कोई वोट करता है। एकमात्र शर्त यह है कि उम्मीदवार पिछड़े समुदाय जैसे एससी या एसटी से संबंधित होना चाहिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलग है, यहाँ उम्मीदवार और मतदाता दोनों पिछड़े समुदाय से होंगे। इस फैसले ने 2 दिग्गजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया। अम्बेडकर को मनाने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार अम्बेडकर झुक गए। वे पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पर सीटें आरक्षित करने पर सहमत हुए, और ये आजादी के बाद भी जारी रहा। भारत के संविधान ने कोटा और आरक्षण की अनुमति दी, हालांकि सभी के लिए नहीं, केवल 2 ऐसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को, जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। इस आरक्षण को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला राजनीतिक है, जो अस्थायी है। दूसरा सामाजिक प्रकार है, आपकी नौकरियां और आपके कॉलेज की सीटें। राजनीतिक आरक्षण का मतलब संसद और राज्य विधानसभाओं जैसे
निर्वाचित निकायों में कोटा था। 10 वर्षों के बाद इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना था, लेकिन आजकल मूल्यांकन नहीं होता, केवल विस्तार होता है। नवीनतम विस्तार 2019 में था। SC ST कोटा अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। दूसरे प्रकार के कोटा की कोई समय सीमा नहीं होती। कई लोग कहते थे कि संस्थापक चाहते थे कि यह अस्थायी हो, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है किसी भी तरह। आजादी के बाद यही व्यवस्था थी और 1979 तक यही स्थिति रही। तभी एक नया आयोग गठित किया गया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। आप इसे मंडल आयोग के नाम से भी जानते होंगे। इसकी अध्यक्षता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल ने की। रिपोर्ट पूरी करने में उन्हें कम से कम 2 साल लग गए। दिसंबर 1980 में इसे प्रस्तुत किया गया और बड़ी हेडलाइन ये थी, ओबीसी समुदाय को नौकरियां और कॉलेजों दोनों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि 1980 तक सरकार बदल गई। 10 साल तक इस रिपोर्ट को दोबारा किसी ने नहीं छुआ। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट की फाइल की धूल झाड़कर उसे बाहर निकाला। दरअसल वह एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने इसे लागू करने का निर्णय लिया। पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रमुख शहरों में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। उनमें से दर्जनों ने खुद को आग लगा ली, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। ओबीसी के लिए 27% कोटा लागू किया। इसलिए भारत का आरक्षण कुछ इस तरह दिखता है। अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%। कुल 49.5% आया। हालांकि बस एक समस्या है, मंडल रिपोर्ट ने राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की। नेताओं ने कहानी को हाईजैक कर लिया। आरक्षण सामाजिक न्याय की बजाय राजनीतिक हथियार बन गया। यदि आप चाहते हैं कि समुदाय X आपका समर्थन करे तो उसे कोटा दें। ऐसा चलन बन गया, इसलिए इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। 1992 में उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि कोटा 50% से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि चीजें बदल गई। एक नया शब्द यह कहता है कि 50% की सीमा लचीली है, लेकिन हम उस पर बाद में विचार करेंगे। भारत में ओबीसी आरक्षण लागू हुए 3 दशक हो गए हैं और SC ST लागू हुए लगभग 8 दशक बीत गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे कुछ हासिल हुआ, और यदि नहीं तो हम कुछ और प्रयास क्यों नहीं कर रहे। 2021 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ आंकड़े सौंपे। उन्होंने 19 मिनिस्ट्रीज का सर्वेक्षण किया था और यह उनका निष्कर्ष था, सभी कर्मचारियों में से लगभग 15% SC हैं, 6% ST हैं और लगभग 17.5% ओबीसी हैं। हम यहाँ सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसकी तुलना आरक्षित कोटा से करें अगर, तो SC की संख्याएं तो बराबर हैं, लेकिन अन्य दो नहीं। जबकि 27% नौकरियां ओबीसी के लिए आरक्षित हैं और वे केवल 17.5% हैं। और ये एक बड़ा अंतर है, और इस अंतर में एक बड़ी समस्या है। अधिकांश कोटा कर्मचारी निचले स्तर के कर्मचारी हैं। 2012 में लगभग 40% सार्वजनिक सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे। ओबीसी में भी सबसे बड़ा हिस्सा ऐसी नौकरियों में कार्यरत हैं। जैसे जैसे आप वर्गीकरण में ऊपर जाते हैं, वे गायब होते जाते हैं। आइए प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवाओं को देखते हैं। IAS और IPS पर नजर डालें। पिछले 5 वर्षों में लगभग 4300 नियुक्तियां की गई हैं। ओबीसी, SC और ST उनमें से 27% हैं, लेकिन जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी बहुत अधिक है, 75% के करीब। कॉलेजों के साथ ही इन समुदायों के लिए आरक्षित लगभग 42% शिक्षक पद खाली पड़े हैं। इसलिए आरक्षण ने अंतर को कम नहीं किया है। हाँ, इससे लाभ हुआ है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं अब एक नई समस्या सामने आई है। आजकल हर कोई कोटा चाहता है। सबसे पहले प्रमुख समुदायों ने आरक्षण के विचार को खारिज कर दिया था, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। इसलिए उनकी रणनीति यह है कि अपना कोटा मांगे, और पूरे भारत में इसके उदाहरण हैं। गुजरात में पटेल समुदाय कोटा चाहता है, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय। ये सब अपने अपने राज्यों में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदाय हैं, लेकिन अब वे कोटा चाहते हैं। तो ये कहां खत्म होगा। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिलचस्प विचार थे। उन्होंने कहा था कि कोटा पर 50% की सीमा लचीली है। यहां एक न्यायाधीश ने कहा था कि हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी
हमें समग्र रूप से समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यहाँ एक और न्यायाधीश हैं जिन्होंने कहा कि आरक्षण कोई साध्य नहीं बल्कि एक साधन है, सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने का साधन। आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। दुर्भाग्य से यह एक निहित स्वार्थ एक राजनीतिक उपकरण बन गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आरक्षण से भारत में मदद नहीं मिली है, इसने सामाजिक न्याय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इससे मूल समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और इस बातचीत में जाति जनगणना का जिक्र कहाँ है? खैर, संख्याएं नीति को संचालित करती हैं, कास्ट जनगणना के पीछे यही विचार है। हम पहले से ही हर 10 साल में एससी और एसटी डेटा एकत्र करते हैं। मांग ओबीसी डेटा की इकट्ठा करने की है। पिछली सरकार ने 2011 में ऐसा किया था, लेकिन वह जानकारी कभी प्रकाशित नहीं हुई। वर्तमान सरकार का कहना है कि डेटा अनुपयोगी है, इसलिए नए सेट की मांग की जा रही है। भारत में कोटा अभी भी कायम रहने के 2 कारण हैं। पहला कारण निसंदेह राजनीतिक है। कोटा चुनाव जीतने में मदद करता है, हर राजनीतिक दल ने उनका इस्तेमाल किया। और दूसरा कारण क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, सरकारें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने में विफल रही हैं। कोटा नहीं तो क्या? क्या आपके पास मानसिकता बदलने के लिए कोई योजना है? तो आइए इसका सामना करते हैं। हर कोई जाति व्यवस्था के खिलाफ है। जब तक उनके बच्चे अपनी जाति के बाद शादी करने का फैसला नहीं कर लेते, तब जाकर यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए भारत इस अपूर्ण प्रणाली में फंसा हुआ है। ये सचमुच एक विडंबना है। हमारा लक्ष्य जाति विहीन समाज बनाना, लेकिन फिर भी हमारी नीति जाति के आधार पर इसे परिभाषित करना और आरक्षण देना है। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें एक कास्टलेस इक्वल सोसाइटी फॉर्म करने की। यह किसी एक लीडर से संभव नहीं होगा, बल्कि सभी देशवासियों को इसमें साथ आना होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टॉपिक? अपने विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।